प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों को करेंगे संबोधित। 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को देंगे ऋण। अब तक 62 लाख से भी अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को दी जा चुकी है 10,978 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण में 2 अतिरिक्त कॉरिडोर की रखेंगे आधारशिला। लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक तक और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक 20 किलोमीटर से अधिक के हैं ये कॉरिडोर। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आज आ रहे हैं भारत। 5 दिवसीय यात्रा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। रिश्ते प्रगाढ़ करने पर होगा मंथन। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल किया पास। 65 के मुकाबले 352 मतों से भारी बहुमत से पारित हुआ विधेयक। सांसदों ने टिकटॉक को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बताया खतरा। खेल की खबरों में महिला प्रीमियर लीग में गुजरात जायंट्स को 7 विकेट से हराकर दिल्ली कैपिटल्स ने फाइनल में बनाई जगह। शेफाली वर्मा ने 37 गेंदों में बनाए 71 रन। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज महिला एकल में पीवी सिंधु तो पुरुष एकल वर्ग में लक्ष्य सेन उतरेंगे अंतिम 16 का मुकाबला खेलने के लिए। वहीं पुरुष युगल वर्ग में चिराग सात्विक की जोड़ी का इंडोनेशियाई जोड़ी से होना है सामना। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आइए जानते हैं इन सभी खबरों को अब विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के ज्वेलन स्टेडियम में आज शाम प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को संबोधित करने वाले हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री इस अवसर पर 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को इस योजना के तहत ऋण भी वितरित करेंगे, जिसमें दिल्ली के 5,000 स्ट्रीट वेंडर्स शामिल हैं। महामारी के कारण गहराए वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान समाज के हाशिए पर पड़े तबकों या वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के प्रधानमंत्री के विजन से प्रेरित होकर 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लॉन्च की गई थी। अब तक देश में 62 लाख से भी अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को 10,978 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि के 42 लाख से अधिक ऋण वितरित किए जा चुके हैं। अकेले दिल्ली में 232 करोड़ रुपए की राशि के लगभग 2 लाख ऋण वितरित किए गए हैं। ये योजना अब भी उन लोगों के लिए वित्तीय समावेशन और समग्र कल्याण का प्रतीक बनी हुई है जो सदैव ही इससे कमोबेश वंचित रहे हैं। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण में 2 अतिरिक्त कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे। ये कॉरिडोर कुल मिलाकर 20 किलोमीटर से भी अधिक लंबे होंगे और कनेक्टिविटी बढ़ाने और यातायात की भीड़ को और भी कम करने में काफी मददगार साबित होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी। वहीं केंद्रीय मंत्रियों की बात करें तो अनुराग सिंह ठाकुर एक बार फिर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से चुनाव लड़ेंगे। पीयूष गोयल को मुंबई उत्तर से, नितिन गडकरी को नागपुर से मैदान में उतारा गया है। दूसरी सूची में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के भी नाम हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को करनाल से, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार से, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को हावेरी से उम्मीदवार बनाया गया। वहीं अनिल बनूली को गढ़वाल से, तेजस्वी सूर्या को बेंगलुरु दक्षिण से और हर्ष मल्होत्रा को पूर्वी दिल्ली से टिकट दिया गया है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दूसरी लिस्ट में केंद्रीय नितिन गडकरी को नागपुर से मैदान में उतारा और इस पर नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया एक्स पर यह लिखा कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति ने नागपुर से प्रत्याशी घोषित कर मुझ पर पुनः विश्वास दर्शाया। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और चुनाव समिति को धन्यवाद देता हूं। पिछले 10 वर्षों में मैंने बतौर सांसद नागपुर के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किया। जनता के प्रेम और समर्थन के आधार पर ये कार्य आगे भी जारी रहेगा, मैं ये विश्वास दिलाता हूं।
केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से 5वीं बार मैदान में उतारा गया। इस पर अनुराग सिंह ठाकुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मेरे अपने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से 5वीं बार मुझ पर विश्वास जताने, मुझे पुनः विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का मेरे लोकसभा से प्रत्याशी बनाने पर पार्टी के शेष नेतृत्व का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, केंद्र और प्रदेश के नेतृत्व का, जिन्होंने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की सेवा में मैं अनवरत कार्य कर सकूं, इसका पुनः अवसर दिया। हम विश्वास दिलाते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में केंद्र सरकार की उपलब्धियों के लिए मोदी जी राष्ट्रवादी नीतियों को लेकर हम जन जन के बीच जाएंगे। हिमाचल की सभी 4 सीटें जिताकर 400 पार के संकल्प में देवभूमि का योगदान सुनिश्चित करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा अपने उम्मीदवारों की सूची में महिलाओं को अहम प्राथमिकता दे रही है। महाराष्ट्र के ढिंडोरी से अपने उम्मीदवारी पर भारती प्रवीण परवार ने कहा कि भाजपा ने महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश किया है। नारी शक्ति का सम्मान करने के साथ साथ मुझे लगता है ये अवसर देखिए फिर एक बार हमारी सरकार ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये महिला सम्मान, महिला सक्षमीकरण का उदाहरण दिया है। आज हमारी अनेक महिलाएं महाराष्ट्र से सांसद उम्मीदवार बनी है, तो ये महिलाओं का सम्मान है। इसलिए मैं आभार भी व्यक्त करती हूँ और ये विश्वास जताया, इसीलिए मैं धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। इंदौर से अपनी उम्मीदवारी पर भाजपा नेता शंकर लालवानी ने कहा कि हम सब मिलकर इंदौर में एक नया इतिहास बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बार फिर से इंदौर की सेवा करने का मौका मिला है। हम सब मिलकर पार्टी के कार्यकर्ता जी जान से लगकर और इंदौर की जनता के आशीर्वाद से इंदौर में एक नया इतिहास बनाएंगे। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इससे किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, इसकी आलोचना करने का कोई मतलब नहीं है। पॉपुलेशन हिंदूज की पाकिस्तान में 24% थी, 1947 में 1% रह गए। मैं तो खुद मुझे तो मेरा सौभाग्य था कि मैं ग्रंथ साहिब को, जो अफगानिस्तान से हमारे लोग भागे थे और उनका निकाला गया था, तो ये दिस इज अ रियलिटी। सो दिस क्रिटिसिज्म ऑफ सीए डजंट मेक एनी सेंस। पर्सपेक्टिव और फैक्ट्स ठीक तरह से बताने चाहिए। किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली। भारत एक ऐसा महान देश है, हम लोग सब, बहुत लोग हमारे से बाहर से आए हुए हैं और हम यहाँ का, दिस इज अ ग्रेट सिविलाइजेशन। तो इसलिए कहना, इसमें डर फैलाना कि किसी की नागरिकता चली जाएगी, गलत बात। रक्षा मंत्रालय ने 34 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 8,073 करोड़ रुपए के 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय सेना के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित 25 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर्स और भारतीय तट रक्षक बल के लिए 9 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर्स की खरीद का सौदा किया गया। मंत्रालय ने कहा कि समुद्री भूमिका वाले हेलीकॉप्टर्स को समुद्री निगरानी, खोज और बचाव के साथ कार्गो और कार्मिक परिवहन जैसे कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस परियोजना का रक्षा क्षेत्र में रोजगार सृजन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोब्गे आज से 5 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। इस वर्ष जनवरी से पदभार संभालने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यात्रा के दौरान भूटान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता करने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे के साथ विदेश व्यापार मंत्री, ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री, उद्योग, वाणिज्य और रोजगार मंत्री, भूटान सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भूटान के प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों पक्षों को हमारी अनूठी साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करने और भारत और भूटान के बीच मित्रता और सहयोग के स्थायी संबंधों का विस्तार करने के तरीकों और साधनों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगी।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का 100 दिन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसे लेकर राजधानी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में योग महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिलाओं के लिए योग पर विशेष चर्चा का भी आयोजन किया गया। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग महोत्सव के बारे में आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा से खास बात की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब 100 दिन बचे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा। सर, 100 दिन बचे हैं, क्या थीम है इस बार, किस तरह की तैयारी हो रही है? 21 जून 2024 को योग दिवस होगा, 10वां योग दिवस, 100 डे काउंटडाउन। इसका एक कार्यक्रम योग महोत्सव के रूप में हम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए योग के ऊपर चर्चा करेंगे और बहुत सारे डिलिब्रेशंस हमने देश भर से एक्सपर्ट्स बुलाए, अलग अलग क्षेत्र के लोग आए हैं। और एक प्रकार से ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का एक आगाज जिसको कहते हैं, उसके लिए विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम किया है। योग सबको करना चाहिए, हर घर योग पहुंचना चाहिए, इसलिए ये सब हम उपक्रम कर रहे हैं। इस पर क्या थीम रहेगा और क्या रणनीति है? टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे आप गांव-गांव तक पहुंचेंगे, पंचायतों तक पहुंचेंगे? थीम के ऊपर अब हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग कर रहे हैं। जैसे हमारे पास एक नमस्ते योग एप्लीकेशन है, तो नमस्ते योग एप्लीकेशन में कोई भी व्यक्ति जो योग करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन को देखेंगे तो उनके आसपास में योग के प्रोवाइडर कहाँ हैं, योग संस्था कहाँ है, योग के प्रशिक्षक कहाँ हैं, वो उनको कनेक्ट कर सकते हैं। एक वाइब्रेक एप्लीकेशन है, वो हमने मिलेनियल्स के लिए निकाली है, युवा लोगों के लिए। तो हम लोग आजकल क्या बहुत व्यस्त हैं, लगातार ऑफिस में घंटों तक बैठे रहते हैं, तो बीच बीच में 5 मिनट के लिए योग करने के लिए 5 मिनट के लिए योग करेंगे, तो वो उसमें स्ट्रेचिंग वगैरह तो स्ट्रेचिंग करते हैं, और 5 मिनट में छोटा सा प्राणायाम, थोड़ा मेडिटेशन, और उसके ऊपर काफ़ी शोध भी हुआ है। और ये वाइब्रेक एप्लीकेशन को भी हम करते हैं। एक हम भुवन योग एप्लीकेशन हमारा, तो हम मिनिस्ट्री ऑफ अपना जो अर्थ साइंसेज है उनके माध्यम से हम एक भुवन एप्लीकेशन हमने डेवलप करी है स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ। बहुत से लोग अभी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से ग्रसित हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि योग कैसे उनको फायदा पहुंचाएगा? प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है कि योग जो है वो 0 प्रीमियम का इंश्योरेंस है। मतलब योग जो है वो सभी क्षेत्र में स्वास्थ्य लाभ कर देता है, खास करके नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में। और हम जानते हैं कि इसके पास बहुत सारे एविडेंसेस भी है कि हार्ट डिसीज के लिए, मोटापे के लिए, कैंसर के लिए, सभी प्रकार के नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के लिए योग जो है ये बहुत ज़्यादा लाभ देता है। मैं आप सबको निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने घर में सब लोग योग करें, स्वस्थ रहें, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2024 में आप निश्चित रूप से पार्टिसिपेट करें। कैमरामैन बिना के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। नई दिल्ली में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अपर सचिव राजवीर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की 67वीं बैठक हुई। बैठक में एनपीजी ने 3 सड़क मार्गों और 2 रेल परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की पहली परियोजना महाराष्ट्र के पुणे में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के विकास से संबंधित है। दूसरी परियोजना अलीगढ़ से पलवल तक NH 334 डी खंड को 4 लेन से चौड़ा करने से संबंधित है। इस परियोजना का लक्ष्य अलीगढ़ और पलवल जिलों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करना और विशेष रूप से जेवर हवाई अड्डे की ओर से यातायात को बेहतर बनाना, साथ ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करना है। तीसरी परियोजना में बिहार में अनीशाबाद, औरंगाबाद, हरिहरगंज रोड पर 4 लेन वाला एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण शामिल है। राष्ट्रीय राजमार्ग 139 पर निर्माण होने वाली इस परियोजना का उद्देश्य एम्स के साथ पटना शहर के प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ने वाली मौजूदा 4 लेन सड़क पर यातायात की भीड़ को कम करना है। राष्ट्रीय राजमार्ग 139 पर निर्माण होने वाले इस परियोजना का उद्देश्य एम्स सहित पटना शहर के प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ने वाला मौजूदा 4 लेन सड़क पर यातायात की भीड़ को कम करना, वहीं असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच नई बड़ी लाइन और बिहार में रेलखंड का दोहरीकरण भी शामिल है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा की पहल पर पूर्वी भारत में श्वेत क्रांति का आगाज होने जा रहा है। दरअसल झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक बड़ी श्वेत टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी, जिसका आज केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में देश में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के साथ साथ किसानों को प्राथमिकता केंद्र सरकार सदैव प्राथमिकता देती रही है, और इसी क्रम में झारखंड और आसपास के राज्यों बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा की अनूठी श्वेत किस्मों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने के उद्देश्य से
केंद्र सरकार के संस्थानों द्वारा मंत्री श्री अर्जुन मुंडा की पहल पर अत्याधुनिक वृहद शहद परीक्षण प्रयोगशाला और अन्य परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है। आरबीआई ने कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने पर बैंक ऑफ इंडिया पर 1,40,46,000 रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया। बैंक ने जमा पर ब्याज दर, बैंकों में ग्राहक सेवा, अग्रिम पर ब्याज दर, बड़े क्रेडिट पर सूचना का केंद्रीय भंडार CRILC रिपोर्टिंग में संशोधन और क्रेडिट सूचना कंपनियां CEC की सदस्यता और क्रेडिट सूचना कंपनी नियम 2006 CLC नियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया। आरबीआई ने बंधन बैंक लिमिटेड पर भी ब्याज दर दिशा निर्देश 2016 के अनुरूप कुछ निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए 29,55,000 रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड कंपनी पर भी इसी तरह से 13,60,000 रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। रुक करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एक ऐसा ऐतिहासिक विधेयक पारित किया जिससे देश में टिकटॉक पर प्रतिबंध लग सकता है। ये कानून बनने से टिकटॉक ऐप अपनी चीनी मूल कंपनी बाइट डांस से अलग हो सकती है। ये विधेयक 17 करोड़ अमेरिकियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विश्व के सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से एक के लिए एक बड़ी चुनौती है। विधेयक 65 के मुकाबले 352 मतों से भारी बहुमत से पारित होने के बावजूद इसे कानून बनाने के लिए सेनेट की मंजूरी और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता होगी। यदि विधेयक अधिनियम बन जाता है तो टिकटॉक को बाइटडांस से अलग होने के लिए लगभग 5 महीने का समय मिलेगा। यह अमेरिका में ऐप स्टोर्स पर इसके प्लेटफॉर्म पर होस्ट करने से प्रतिबंधित इसे किया जाएगा। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि सेनेट में इसका भविष्य क्या होगा। विधेयक का समर्थन करने वाले सांसदों ने तर्क दिया कि टिकटॉक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है क्योंकि चीनी सरकार बाइटडांस के खिलाफ अपने खुफिया कानूनों का इस्तेमाल कर सकती है, जिसकी वजह से अमेरिकी ऐप उपयोगकर्ताओं का डेटा सौंपने के लिए कंपनी को मजबूर होना पड़ सकता है। रुख अब खेल जगत की खबरों से। महिला प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने फाइनल में जगह बना ली। टीम ने बुधवार को खेले गए मुकाबले में गुजरात जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। मैच में गुजरात की टीम ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 126 रन बनाए, जिसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 127 रन के लक्ष्य को 13.1 ओवर में 3 विकेट खोकर 129 रन बनाकर हासिल किया। दिल्ली की ओर से शेफाली वर्मा ने 37 गेंदों पर 71 रन की पारी खेली। दिल्ली की टीम अब फाइनल में है, जहां रविवार को अब टीम का सामना मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच होने वाले मैच के विजेता के साथ होना है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज महिला एकल वर्ग में पीवी सिंधु का सामना कोरिया की आन सी यंग से होगा। वैसे आन सी यंग के खिलाफ सिंधु का पिछला प्रदर्शन अच्छी तस्वीर पेश नहीं करता। सिंधु और यंग के बीच अब तक 6 बार भिड़ंत हुई, जिसमें हर बार सिंधु को हार मिली। ऐसे में सिंधु इस बार इस कड़ी को बदलने के इरादे के साथ कोर्ट पर उतरेंगी। पुरुष एकल वर्ग में लक्ष्य सेन का सामना अंतिम 16 में आज डेनमार्क के एंडर्स एटॉनसन से। लक्ष्य ने इससे पहले खेले गए मुकाबले में डेनमार्क के मैग्नस जोहानसन को 21-14, 21-14 से मात दी है। पुरुष युगल वर्ग में आज चिराग सात्विक की जोड़ी का सामना अंतिम 16 में इंडोनेशिया के मोहम्मद शोएबुल फिक्री और बगस मौलाना की जोड़ी से। जबकि वही महिला युगल वर्ग में भारत की तनिषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी का अंतिम 16 में सामना झांग यू शियान और झेंग यू की चीनी जोड़ी के साथ होगा। रणजी ट्रॉफी की अगर बात करें तो उसके फाइनल में मुंबई ने विदर्भ के सामने 538 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में चौथे दिन का खेल खत्म होने तक विदर्भ ने 5 विकेट खोकर 248 रन बना लिए। आज विदर्भ ने बिना किसी नुकसान के 10 रन से आगे खेलना शुरू किया। विदर्भ के लिए करुण नायर ने अर्धशतक लगाया। दिन का खेल खत्म होने तक अक्षय वाडकर 56 और हर्ष दुबे ने 11 रन बनाए, वह नाबाद रहे। रूस के डैनियल मेदवेदेव इंडियंस वेल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। मेदवेदेव ने अंतिम 16 के मैच में बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव को 6-4, 6-4 के अंतर से हरा दिया। विश्व नंबर 2 की बेलारूस की आर्यन सबैलेंका का इंडियन वेल्स में सफर चौथे दौर में खत्म हुआ। चौथे दौर के मैच में सबैलेंका का सामना अमेरिका की एमा नेवारो से, जहां एमा ने मैच को 6-3, 3-6, 6-2 से अपने नाम किया। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं हमारी खास पेशकश नया सवेरा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।